Namaste, a very good evening to all of you. I, Priya Rawat, yoga practitioner and instructor from Everest Yoga Institute, welcome you all in this program where we are celebrating Rog Mukt Bharat Abhiyan, Yoga and Naturopathy for Health and Happiness. And today, for this very purpose, we have a very special guest with us, Dr. Rajesh Patel. Sir has done his diploma in naturopathy and yoga, and sir is going to speak on Yogahar, food engineering today. So on behalf of Everest Yoga Institute, we welcome you, sir. Please proceed with your session. Kindly unmute yourself. Okay, thank you. आप मुझे होस्ट बनाइए तो इससे मैं शेयर कर पाऊँ मेरी जो स्क्रीन जी सर, आई एम मेकिंग यू। ओके। आप सब योगी आत्माओं को मेरा नमन है, प्रणाम है। हम यहाँ योग के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन योग हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं भी आपकी तरह ही योगा का ही मास्टर हूँ और साथ में मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का अभ्यास किया, नेचुरोपैथी का अभ्यास किया और जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये थोड़ी बातें ऐसी हमने ढूंढ निकाली है कि योगा में हम अच्छा परिणाम कैसे ला सकते हैं। ज्यादातर लोग योगा इसीलिए करते हैं कि शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन शरीर ठीक रखने के लिए अकेला योगा इतना रिजल्ट नहीं देता है जितना साथ में आप डाइट का ध्यान रखते हैं। तो आज मैं आपको योगाहार के ऊपर मेरी पीपीटी शेयर करके आपको बताऊंगा कि भी योगाहार क्या है और योगा में हमको कैसे वो हेल्प कर सकता है। दूसरे लोगों का जो माइक चल रहा है उसको जरा अनम्यूट करना पड़ेगा, कि वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। यहाँ आज हमारी एवरेस्ट योग इंस्टीट्यूट की ओर से जो जूम मीटिंग हो रही है, इसके लिए मैं योगा एवरेस्ट योग इंस्टीट्यूट का आभारी हूँ। हम यहाँ योगाहार पे बात करने वाले हैं। तो योगाहार कहाँ से आया, योगाहार क्या बताता है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपकी ही तरह योगा मास्टर हूँ, जैसे नोली क्रिया भी मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। कुदरत के जो नियम है उसको मैंने उजागर करने का प्रयत्न किया है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब लोगों के लिए योगाहार काम का है। ऐसा नहीं है कि जो योग कर रहा है उसके लिए ही काम का है, जो बीमार है उसके लिए ही काम का है, ऐसा नहीं है। सब लोगों के लिए इतना ही उपयोगी है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें हमको यहाँ समझनी है। योगाहार का मतलब ही है कुदरत के नियमों को समझो और बिना दवाई आपकी बीमारी ठीक कर लो और बीमारी पड़ो ही नहीं। तो मेरी योगाहार पे एक पुस्तक भी है। मेरी YouTube चैनल पे योगाहार के हिंदी में भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप लिंक चाहिए तो मेरा जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई रहा है उसके ऊपर हेलो हाई करोगे व्हाट्सएप में, तो आपको एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें सारी लिंकें मिल जाएगी। तो योगाहार आया कहाँ से? तो पतंजलि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग हम अभ्यास में पढ़ते हैं। तो ये क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो यम है, इसमें पहला शब्द है सत्य। तो मैंने सत्य को पकड़ा। सत्य का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हर दिन या पूरे जीवन में जब भी कोई घटना बनती है, कोई चीज हमारे जीवन में आ जाती है, तो जो भी घटना हमारे साथ बनती है, चाहे शरीर में रोग आता हो, चाहे हमारे काम धंधे में या घर में किसी भी प्रकार के बिजनेस में या नौकरी धंधे में कुछ भी घटना बन जाती है, तो इसके पीछे कोई कारण होता है। ये कारण को ढूंढ लीजिए, इसके पीछे का सत्य कारण ढूंढ लीजिए,
तो आप वो समस्याओं में से बाहर आ सकते हो। तो आपके जीवन में आने वाले शरीर की समस्या हो या समाज की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, फैमिली के अंदर जो समस्याएं पैदा होती है, तो ये सारी समस्याओं के पीछे का रूट कॉज जो है, जो मेन कारण है, उसको ढूंढ लो, यही सत्य बताता है। तो शरीर में बीमारी आने के कारण क्या है, उसके ऊपर हम आज नजर डालेंगे कि भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। दूसरा नियम में बताया गया है सोच। तो सोच का मतलब है सफाई। किसकी सफाई करनी है? शरीर और मन की। आपके शरीर में जब कचरा इकट्ठा होता है तब बीमारी आती है। मन में जब कचरा इकट्ठा होता है तो लोगों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो आप शरीर का कचरा निकालिए, बीमारी से बाहर आ जाओगे। मन का कचरा निकाल दीजिए, लोगों के संबंध जो बिगड़ गए हैं वो भी आपके वापिस ठीक हो जाएंगे। तो ये सफाई और सत्य, ये दो टॉपिक के ऊपर ही मेरा योगाहर का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। तो बीमारी का सत्य ढूंढ लेना है, शरीर की सफाई कैसे करनी है, तन और मन की, ये दोनों बातों से हमको समझ लेना है। तो मनुष्य का शरीर पहले समझना पड़ेगा। हमारा शरीर है शाकाहारी या मांसाहारी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मिश्राहारी बोलेंगे, नहीं खाते हो शाकाहारी बोलेंगे। अब रियल कुदरत क्या बताती है? तो हमारा शरीर नेचर के हिसाब से देखे तो हमारे शरीर के ऊपर जो सिग्नल है वो बताते हैं कि भी हमारे नाखून शाकाहारी जैसे है, मांसाहारी जैसे नहीं है। दांत हमारे शाकाहारी जैसे लंबे नहीं है, शाकाहारी जैसे छोटे हैं। पानी पीने की स्टाइल हमारी मांसाहारी जैसी नहीं है, शाकाहारी जैसी है। जैसे मांसाहारी प्राणी पानी पीता है तो जीभ से उठा के पीता है, शाकाहारी प्राणी मुंह को पानी में डालता है, सक करके पीता है। चौथा है खाने का तरीका। शाकाहारी प्राणी जो भी कुछ खाता है चबा चबा के खाता है, जुगाली करके खाता है। और मांसाहारी कभी चबाने रहता नहीं है, वो जो भी मुंह में खुराक लिया सीधा जठर में फेंक देता है, वो चबाने नहीं रुकता है। तो हम भी चबा के खाते हैं, मांसाहारी की तरह बिना चबाए नहीं खाते हैं। दूसरा आगे शरीर में क्या डिफरेंस है शाकाहारी मांसाहारी का? तो छोटी आंत में, छोटी आंत शाकाहारी की लंबी होती है मांसाहारी के हिसाब से। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो स्टमक यानी कि जठर, उदर में होता है। क्या फर्क होता है? देखिए यहाँ चित्र में आपको एक टाइगर दिखाई दे रहा है। ये टाइगर खरगोश को खाने के लिए जाया पकड़ेगा, तो खरगोश मुंह में रखेगा, तो क्या खरगोश की हड्डियां चुन चुन के बाहर निकालेगा या हड्डी के साथ खा जाएगा? हड्डी के साथ खा जाएगा। अब खरगोश के शरीर में छोटी छोटी पेन, बॉल पेन जितनी पतली हड्डियां तो होती ही है। अब हड्डियां के साथ वो खा गया, अब वो जठर में हड्डी गई और जठर से जब आगे छोटी आंत में जाएगी, अब छोटी आंत तो पतली ही होती है, हमारी लास्ट फिंगर जो होती है उस उतनी ही पतली होती है। अब ये हड्डी जब छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी ना। अच्छा, फंसती तो दोबारा खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हड्डी आंतों में फंसती नहीं है, तो हड्डी कहाँ जाती है? क्या टाइगर के जठर में ग्राइंडिंग मशीन होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हड्डी पीछे से बाहर नहीं निकलती, छोटी आंत में फंसती नहीं, मुंह से बाहर निकालता नहीं है, तो जाती कहाँ है? तो वो हड्डी उनके जठर में पिघल जाती है, गिला दिया जाता है। कौन गिलाता है, कौन पिघलता है? जठर का रस, स्टमक का रस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मांसाहारी प्राणी के जठर में जो पाचक रस पैदा होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो खरगोश की छोटी छोटी हड्डियों को भी पिघाल देता है। वो हड्डी आगे जाके छोटी आंत में फंसती ही नहीं। इसकी जगह आप शाकाहारी प्राणी का जठर देखिए। शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती भी खा लेता है तो उसको उसको वापिस मुंह में लाना पड़ता है, उसको जुगाली करके चबाना पड़ता है, फिर वापिस भेजना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि शाकाहारी प्राणी हरी पत्ती जब खाता है तो वो भी पचाने की ताकत नहीं रखता है, उसको चबा के ही खाना पड़ता है। तो हमारा शरीर भी शाकाहारी है, हमको चबा के खाना कंपलसरी है। जो लोग चबा के नहीं खाते हैं वही समस्या से
पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है। तो योगाहार में ये 8 टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा है। पहला सफाई, पहले 3 मुद्दे सफाई के हैं, जो शरीर में अलग अलग जगह कचरा इकट्ठा होता है उसको कैसे निकालना है। दूसरे 3 जो है वो खुराक के बारे में है, कब क्या कैसे किस तरह खाना चाहिए। और लास्ट 2 है वो सावधानी है। तो ये 8 टॉपिक पे मैं आज आपसे बातें करूंगा। जब हम चबा के नहीं खाते हैं तो शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो शरीर में कैसी समस्याएं आती है। एक एक ये वीडियो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जब भी मैंने कभी भी बताया है तो फेसबुक वालों ने उसको डिलीट कर लिया है। इसके लिए आज मैं रन नहीं करूंगा। आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, आपको एक दोबारा भेज दूंगा मैं, क्योंकि फिर आपको ये पूरा लेक्चर हमारा ये फेसबुक वाला डिलीट कर लेगी, फेसबुक वाली। तो बीमारी आने का कारण क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, बीमारी क्यों आती है? तो इसमें 2 मेन कारण है। पहला तो शाकाहारी की तरह हम चबा के खाते नहीं हैं। अब जब हम चबा के नहीं खाते हैं तो हमारी आंतों में खुराक जाता है, फंसता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बीमारी आती है। तो एक जड़ है बिना चबाए खाना। जितने दुनिया के जितने लोग बीमार है वो सारे खाने में जल्दबाजी करते हैं, वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इसीलिए उसको कॉन्स्टिपेशन होता है और रोग आता है। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आपको आपके शरीर में बीमारी रहेगी ही नहीं। कुछ भी बीमारी है वो अपने आप चली जाएगी। ये धरती पे रहने वाला हर इंसान, चाहे कोई योगी हो, चाहे बड़ा डॉक्टर हो, चाहे बड़ा धर्मगुरु हो, चाहे बड़ा नेता हो और चाहे बड़ा उद्योगपति हो, ये धरती पे रहने वाला किसी भी प्रकार का, किसी भी पोस्ट वाला व्यक्ति, चाहे एक गरीब व्यक्ति है चाहे कोई अमीर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक रखना है। तो उसको शरीर को ठीक रखने के लिए 3 ऐसे कर्म है जिनमें से एक को समय देना कंपलसरी है। देखो, पहला होता है चबा चबा के खाने का टाइम देना पड़ेगा। वो चबा के खाएगा तो अपना शरीर ठीक रख पाएगा। मान लो कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो बहुत बिजी व्यक्ति हूँ, मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, तो उसको उनका शरीर ठीक रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज या कसरत का टाइम देना पड़ेगा। कोई बोलेगा मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, योगा, एक्सरसाइज, कसरत का भी टाइम नहीं है, तो उनको उनका शरीर ठीक रखने के लिए डॉक्टर को टाइम देना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि मैं मुझे तो खाने का भी टाइम नहीं है, कसरत का, योगा का भी टाइम नहीं है और डॉक्टर के पास भी जाने का टाइम नहीं है, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? उसको स्मशान जाना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है हर व्यक्ति के लिए, ये 3 में से एक को टाइम देना कंपलसरी है। आप चबा के खाने का टाइम दे दीजिए, आपको कसरत का टाइम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिन लोगों का वजन कम करना है, जिन लोगों के सारी समस्या खत्म करनी है, शरीर के सारे रोग निकालने हैं, तो हम तो ऐसा ही एडवाइस देते हैं कि आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कसरत करनी है, कुछ नहीं करनी है, आप आपका शरीर ठीक कर पाओगे। वजन भी चबा के खाने से कम किया जा सकता है। 180 किलो वजन वालों लोगों ने चबा चबा के खा के 100 केजी वजन कम किया हुआ है। तो ये चबा के खाना बहुत कंपलसरी है, छोटे बच्चे से लेके सब लोगों को, आपके क्लास में आने वाले सब साधक को चबा के खाने की आदत बार बार बताते रहिए। और एक बार चबा के खाने की आदत हो जाएगी तो जीवन भर बीमार ही नहीं पड़ेगी। दूसरी समस्या क्या है? मान लो चबा के खाते हैं फिर भी समस्याएं है, शरीर में बीमारियां है किसी भी प्रकार की, तो उसके पीछे दूसरा कारण होता है, तीनों टाइम हम पकवान खाते हैं। अब पकवान का मतलब क्या है? आप लड्डू या कोई स्वीट्स खाइए वो पकवान है ऐसा नहीं है, मिठाई या पकवान नहीं है। जो चीज को आप पकाते हो यानी कि गर्म करते हो, सारी चीजें पकवान है। और व्यक्ति जब तीनों टाइम पकवान खाता है तो उसके नुकसान क्या होते हैं? तो पहला नुकसान क्या होता है कि जब खुराक को पकाते हो तो वो एसिड बन जाता है। हमारे शरीर की पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहनी चाहिए।
हम तीनों टाइम जब एसिड खाते हैं तो बॉडी का खून का पीएच वैल्यू एसिड बनता जाता है, शरीर में बीमारियां आना चालू हो जाती है। पहली नुकसान ये हो जाती है। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब खुराक पक जाता है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारे शरीर की सारी सिस्टम्स को ठीक रखने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, रिपेयरिंग का सामान चाहिए, वो खत्म हो जाता है जब खुराक पक जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, सिस्टम्स रिपेयर होने बंद हो जाती है, फिर समस्याएं आनी चालू हो जाती है। और तीसरा बड़ा नुकसान क्या होता है पकाया खुराक से, कि पकाया खुराक सड़ जाता है, बिना चबाए खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, हाथों में जाके सड़ जाता है और सड़ा हुआ मल निकलता है, सड़ा हुआ यूरिन निकलता है, सड़ा हुआ पसीना निकलता है। तो ये सड़न के कारण भी शरीर में समस्याएं आती है। तो तीनों टाइम पकाया खाने वाले लोग ही बीमार है। और पकाने के बाद क्या हालत होती है देखिए, यह चित्र में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। जो गांव में गाय भैंस पालने वाली बहनें, गाय भैंस पालने वाली बहनें सुबह सुबह में गोबर इकट्ठा करती है, आपने देखा होगा। ये बहन जब गोबर इकट्ठा करती है तो क्या हाथ में ग्लोव्स पहनती है? नहीं, वो बिना ग्लोव्स ही गोबर को इकट्ठा करती है और तगारा भरती है, माथे पे रखती है और गड्ढे में डालने जाती है। अब ये गोबर इकट्ठा करने वाली बहन को बोलो कि ये गोबर आज गाय भैंस का गोबर छोड़ो, ये रोड पे झोपड़पट्टी में रहने वालों का पोटी इकट्ठा करनी है, क्या करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, पढ़ाए लोगों की तो नहीं करेगी, अपने कुटुंब वालों की या अपनी खुद की भी पोटी इकट्ठा करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों? ये गाय का भैंस का गोबर खुले हाथ पकड़ के तगारा भरने के लिए राजी है और वही बहन अपना खुद का गोबर देखने के लिए राजी नहीं है। तो क्या ऐसा हम गंदा खाते हैं? खाने में तो हम तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम टेस्टी टेस्टी मुंह में पानी आने वाले गरम गरम मसालेदार टेस्टी चीजें खाते हैं, तो गंदा क्यों आ रहा है? अच्छा, गांव की गाय भैंस का गोबर यहाँ चित्र में देखो, आकार वाला होता है, हाथ में पकड़ने लायक होता है। अच्छा, आपने शहर में घूमने वाली गायों का गोबर देखा है? हाँ, आकार ही नहीं होता है, रबड़ी होती है, गंदा होता है, बास मारता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव वाली जो गाय भैंस होती है वो हरा और सूखा कच्चा घास खाती है, वो बिना पकाया घास खाती है, इसीलिए उसका गोबर आप हाथ में पकड़ने लायक होता है। और शहर में रहने वाली गाय क्या खाती है? हम जो खाते हैं वही उनको खिलाते हैं। हम पकाया खाते हैं, गायों को पकाया खिलाते हैं। इसी कारण उसका शहर में रहने वाले गाय भैंसों का गोबर गंदा होता है। शहर में रहने वाली मनुष्य का गोबर और शहर में रहने वाली गायों का गोबर, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता है। तो ये शरीर में बीमारी की समस्या एक गोबर की गंदगी ही है। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो आज नहीं तो कल बीमार पड़ोगे पड़ोगे पड़ोगे। तो पकाया एक ही बार खाया सकता है, तीनों बार खाओगे तो मरोगे। अब आप तीनों टाइम पकाया खुराक खाते हैं, खुराक क्या होता है? शरीर में जाता है, जठर में जाता है, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में से पाचन होके शरीर में चला जाता है। नहीं, जो खुराक पाचन होता है वो छोटी में से बड़ी आंत में आता है, बड़ी में से मल इकट्ठा होता है और फिर बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है जो कचरा, वो हमारा मल निकलता है। जो खुराक शरीर में चला गया वो आप मेहनत करने के लिए आपके शरीर में ताकत के लिए आप खुराक खाते हो। आप जितना खुराक खाया इतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो जो खुराक डाइजेस्ट होके आपके खून में गया है वो यूटिलाइज नहीं होता है, तो वो कचरा बन जाता है। वो कचरा यूरिन से पसीने से निकल जाता है, नहीं निकलता है तो फिर शरीर में समस्याएं आती है। अच्छा, जो खुराक पाचन सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू सर। सर, अगर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में हैं तो प्लीज उनको अंदर ले लीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। यहाँ मैसेज में नहीं दिख रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स में अगर हैं तो आप ले लीजिए, अगर नहीं नहीं है तो नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है, यहाँ मैसेज आ जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ओके। तो जो खुराक आपके शरीर में चला जाता है वो खर्च नहीं होता है, तो आपके खून में गंदगी बनता है। वो गंदा खून आपके शरीर के हर ऑर्गन में जाता है और आपके ऑर्गन में जहां जहां कचरा जाता है और वहां जो कचरा इकट्ठा होता है वो बीमारी लाता है। जैसे कि
आपके किडनी में जो कचरा इकट्ठा होता है वो किडनी में स्टोन बन जाता है। आपके हृदय में जो कचरा इकट्ठा होता है ब्लॉकेज हो जाते हैं। आपके लीवर में कचरा हो जाता है इकट्ठा, वो आपके फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी पैंक्रियाज में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो आपको शरीर में डायबिटीज की बीमारी लाता है। तो ये सारे कचरे, मगज में कचरा इकट्ठा हो जाता है तो शरीर घर में झगड़े करवाता है। तो ये सब जो है वो कचरा ही है। जो शरीर में बीमारियां है वो कचरे के कारण है। कचरा निकाल दीजिए, आपके शरीर में समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अब आंतों की गंदगी योग शास्त्र ने बताई है बस्ती क्रिया से। तो आपकी बड़ी आंत, आप जब टॉयलेट करते हो तो लेफ्ट साइड वाला ही निकलता है। देखो आपको मैं यहाँ पीले रंग से दिखाता हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला मल निकलता है। ऊपर वाला दूसरे दिन लेफ्ट साइड आता है फिर बाहर निकलता है, राइट साइड वाला दूसरे दिन ऊपर जाता है, तीसरे दिन लेफ्ट साइड से बाहर निकलता है। तो जो लोग बीमार है वो बस्ती क्रिया करे और आंतों की, बड़ी आंत की सफाई करते रहे। अब आपके खून में जो कचरा होता है वो दो तरह से आता है। एक खुराक का, जैसा खुराक वैसा कचरा। दूसरा, हमारा खून 24 घंटा घूमता रहता है, तो घूमता हुआ खून खुद एक नया कचरा पैदा करता है। हमारे खून में दो प्रकार का कचरा आता है, एक वायु प्रकार का, दूसरा प्रवाही का। अच्छा, आप दौड़ने जाते हो तो आपके पैर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपके पैरों के खून में कार्बन डाइऑक्साइड वायु पैदा होता है। वो वायु खून में घूमता हुआ आपके फेफड़ों में आता है, फिर आप जो श्वास निकाल रहे हो वो वायु स्वरूप कचरा निकाल रहे हो। अच्छा, आपके शरीर में जो प्रवाही कचरा खून में बढ़ता है, वो कचरा बाहर निकालने के दो रास्ते हैं। एक होता है किडनी, जो यूरिन के रूप से खून का कचरा निकाल देता है। दूसरा होता है पसीना। ठीक है, हमारे शरीर में भगवान ने दो किडनियां, गुर्दे दी हुई है। ये दो किडनियां जब भगवान ने दी तो बोल के भेजी थी कि तुम्हारा मकान मालिक कितना भी कचरा इकट्ठा कर ले, तुमको तुम्हारे दो हाथ से हो सके इतना ही कचरा निकालना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यानी कि वो फिक्स पगारदार है। आप ज्यादा खा करके आपके शरीर में ज्यादा कचरा इकट्ठा करोगे, आपके खून में आपकी किडनी ज्यादा कचरा निकालेगी नहीं। तो अब किडनी कचरा निकाल नहीं पा सकती है, तो वो कचरा बाहर निकालने का दूसरा रास्ता बचता है पसीना। जो लोग दिन में 3-4 बार खाते हैं और मजदूरी करके पसीना निकालते हैं, उनके शरीर में से कचरा निकलता रहता है, तो वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अच्छा, शहर में रहने वाले लोग कितना पसीना निकालते हैं? ज्यादा नहीं निकालते हैं। तो शहर में रहने वाले लोगों के खून में कचरा बढ़ न जाए और बीमारियां आए नहीं, इसके लिए सारे प्रकार के डॉक्टर्सों ने अद्भुत एक सलाह दी हुई है। सुबह में राजा जैसा नाश्ता करो, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ और रात को भिखारी की तरह बिना खाए पिए सो जाओ। ये इसीलिए बताया गया है कि आप मेहनत नहीं करते हो, पसीना नहीं निकालते हो, तो आपको तीनों टाइम खाना नहीं चाहिए, एक टाइम खाना छोड़ देना चाहिए। तो ये खून में कचरा इसीलिए बढ़ता है कि आप मेहनत करते नहीं है, तीनों टाइम खाना खाते हो और वो खून का कचरा शरीर के ऑर्गन में भी जाता है और अलग अलग बीमारियां लाती है। तो जिन लोगों को बीमारी में से बाहर आना है या बीमारी में सपड़ना नहीं है, फंसना नहीं है, तो उन लोगों को 3 टाइम खाना नहीं चाहिए और तीनों टाइम खाना है तो हर रोज 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, पसीना निकालना चाहिए। जो लोग कुछ नहीं करते हैं उन लोगों को खाना छुड़वाने का बात बता दीजिए, भैया एक टाइम खाना छोड़ दो। तो आप सुबह में योगा एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको सुबह में खाना नहीं चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रात को हम खाली पेट नहीं सो सकते हैं, तो जिन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है उन लोगों के लिए बोलो कि वो रात को खाना खा ले और सुबह में उठ के खाना न खाए। क्यों? क्योंकि रात का जो खाना खाया है हमारे शरीर में जाके स्टॉक हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे लीवर में स्टॉक हो जाता है। तो सुबह में उठ के वो लीवर का जो स्टॉक है, जो हमारे शरीर की गर्मी में पड़े पड़े सड़ रहा है, तो वो सड़ जाने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो दुनिया के लोगों को ये बात भी आपको समझानी है। जो लोग सुबह में एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों को बोलो कि सुबह में आप अगले दिन खाया हुआ आपके लीवर में, आपकी शरीर की बॉडी की 37 डिग्री टेम्परेचर में पड़ा हुआ खुराक पहले खाली करो। वो खाली करो फिर नया डालो, इससे पहले मत डालो। तो बीमारियां आगे बढ़ेगी नहीं और नई बीमारी आएगी नहीं।
तो बीमारी को तुरंत वही स्टॉप करना है आगे बढ़ने से, तो पहला काम ये सिखाना पड़ेगा कि सुबह में उठो, अगले दिन वाला खाली करो। अच्छा, आपके लीवर में जो स्टॉक होता है, यानी हमारी बैटरी है, लीवर ही मतलब बैटरी है, तो ये स्टॉक खाली होने का टाइम सबका अलग अलग रहता है। जैसा व्यक्ति जैसा काम करेगा वैसा स्टॉक खाली हो जाएगा। अच्छा, मान लो आप सुबह में 1.5-2 घंटा एक्सरसाइज जिम करते हो, तो आपका लीवर का स्टॉक, आपके बॉडी का अगले दिन वाला खाया हुआ स्टॉक 9-10 बजे खाली हो जाएगा, फिर आप खा सकते हो। आप नहीं खाओगे तो नुकसान करेगा, ठीक है। अ, आप खा लोगे और स्टॉक खाली नहीं करोगे तो नुकसान करेगा। तो आपको सुबह में स्टॉक खाली करना है। अब मान लो कोई व्यक्ति मेरा जैसा सुबह में चलने भी नहीं जाता है, घूमने भी नहीं जाता है, तो फिर मेरी बैटरी दोपहर तक चलेगी, ठीक है। और मान लो अगले दिन आपने शादी में चले गए और 500 रुपया चंदा वसूल करके आए हो, तो आपका शरीर का स्टॉक पूरा दिन चलना चाहिए। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को ये बात बतानी है कि भाई आप अगले दिन वाला जो खाया है, आपके शरीर में गर्मी में पड़ा हुआ स्टॉक जो है वो सुबह में खाली करो, नहीं करोगे तो वो आपको बीमार पड़ेगा, बीमारी ले आएगा, ठीक है। तो सुबह में योगा एक्सरसाइज करवाइए, नहीं करते हैं तो उसको बोलो सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करें। अब एक टाइम का फास्टिंग करने से फायदा कितना होता है देखो। तो पहला तो हमारे शरीर में गर्मी में पड़ा हुआ खुराक जो गर्मी में सड़ रहा है वो खाली हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, दोपहर तक सच्ची भूख लग जाएगी और सच्ची भूख के बाद का भोजन अमृत समान हो जाता है। तीसरा फायदा क्या होता है कि सच्ची भूख लगने के बाद नखरे भी चले जाते हैं। जो भी आप दोगे वो खाना खा लेगा व्यक्ति। चौथा फायदा क्या होता है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो आपके खून में नया कचरा आया नहीं है। आपकी किडनियां सुबह से दोपहर तक आपकी खून की सफाई करेगी, कचरा निकाल देगी, तो दोपहर तक आपका खून साफ हो जाएगा। और जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ। हमारे आंतों की सफाई अकेली जरूरी नहीं है। हम क्या मानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है, वो आधी ही सच है। आधा सच क्या है, आपके खून की गंदगी भी बीमारी के पीछे जिम्मेदार है। तो 50%, 50% आपकी आंतों की गंदगी जिम्मेदार है और 50% आपके खून की गंदगी जिम्मेदार है। तो आपके खून को हर रोज साफ करना जरूरी है। आप योगा एक्सरसाइज करके पसीना निकालो, नहीं निकालते हैं तो एक टाइम उपवास करके आप आपके खून की सफाई कर सकते हो। अच्छा, खून की सफाई करने से और एक फायदा हो जाता है। मान लो आपके खून की सफाई नहीं कर रहे हो, गंदगी इकट्ठा ही कर रहे हो, कचरा इकट्ठा कर रहे हो। अब आप कचरा नहीं निकालोगे तो वो कचरा निकालने के लिए ऊपर वाला भेजता है। मान लो आपने नया मकान बनाया है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो दीमक आ जाएगी। आपकी सोसाइटी में आप सफाई काम करवाना बंद कर लो, कचरे के ढेर इकट्ठा करने लग लो, तो कहीं से भी सुअर आ जाएंगे। वो कहीं से भी आ जाएंगे वो खाने के लिए। तो जब आपके शरीर में कचरा इकट्ठा हो जाता है और आप वो कचरा नहीं निकालते हो, तो वो कचरा निकालने के लिए ऊपर वाला वायरस भेजता है जो बीमारी के पीछे जिम्मेदार होते हैं। कौन सी बीमारियां हो वायरस से होती है, सर्दी जुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, बुखार, ये सारी जो कोरोना, ये सब क्या है, वायरस जन्य बीमारियां है। तो वो क्यों आती है, जब आपके खून में कचरा बढ़ जाता है। मान लो आपको गला पकड़ गया है, जुकाम हो गया है, जीरन बुखार आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके खून में कचरा बढ़ गया है, अब खाना बंद करो। आपको जब भी जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, उस दिन आप खाना छोड़ दीजिए, 24 घंटा या तो पूरा दिन उपवास कर लीजिए, शाम तक अपने आप ठीक हो जाओगे बिना दवाई से। कुछ करना नहीं है, ये खून का कचरा सफाई करने के लिए खाना छोड़ दीजिए। तो एक टाइम उपवास करने से हमारे हर रोज का खून साफ हो जाता है। अब मान लो आप हर रोज खून साफ कर रहे हो, आपका खून साफ है और आपको मच्छर ने काट दिया, तो मलेरिया का वायरस खून में चला गया। अब खून साफ है तो खाएगा क्या, कचरा है ही नहीं खून में। अच्छा, मच्छर सिर्फ मनुष्य को ही काटते हैं क्या? दुनिया भर के सारे प्राणियों को काटते हैं, किसी को मलेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे प्राणी हमारे उनके अपने खून को हर रोज साफ कर लेते हैं, तो बिना भूखा वो भोजन नहीं करते। एक मनुष्य ही ऐसा है जो तीनों टाइम समय देख के खाता रहता है, सफाई का मौका ही नहीं देता है। तो हमारा शरीर में कचरा इकट्ठा न हो जाए और बीमारियां आए नहीं, इसके लिए हर धर्म ने उपवास दिए हुए हैं।
तो ये उपवास बहुत जरूरी है। हाँ, हफ्ते 15 दिन में या तो उपवास करो या तो हर रोज का एक टाइम का उपवास किया करो। ओके, तो एक टाइम उपवास करने से हमारी इंटरनल क्लींजिंग हो जाती है। यानी कि आपको क्या करना है, 16 घंटा इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहिए 24 घंटे में से, और 8 घंटे के बीच में ही खाना चाहिए। बाकी के 16 घंटा खाना छोड़ दीजिए, तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और बीमारी आती ही नहीं है। अब खुराक में क्या लेना चाहिए, तो खुराक के कितने प्रकार होते हैं उसको समझने के लिए एक बाइक का एग्जांपल लेते हैं। हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के लिए हम पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल का काम है बाइक चलाने की ताकत देना, ठीक है। लेकिन जब बाइक बिगड़ जाती है तो पेट्रोल से ठीक नहीं हो पाती है। अच्छा, जो सामान बाइक ठीक करने के लिए लाते हो वो पेट्रोल की जगह काम नहीं लग सकता। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बाइक का जो खुराक बाइक चलाने की ताकत देता है रिपेयर नहीं कर सकता, रिपेयर करता है वो ताकत नहीं दे सकता, ठीक है। तो वही नियम हमारे शरीर की गाड़ी को लागू होते हैं। आपके शरीर के पास काम करवाना है तो आपको कैलोरी यानी कि शक्ति वाला खुराक चाहिए, और जो खुराक आपको शक्ति देगा वो रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करेगा, न्यूट्रिशन नहीं देगा। जो रिपेयर करेगा वो ताकत नहीं देगा, ताकत देगा वो रिपेयर नहीं करेगा। अच्छा, आपका बाइक बिगड़ गया, आप गैरेज चले गए। अच्छा, गैरेज में रिपेयरिंग का सामान पड़ा है गैराज में और कारीगर नहीं है तो क्या होगा, बाइक ठीक नहीं होगी। आप शरीर में रिपेयरिंग का सामान देते हो, न्यूट्रिशन देते हो, लेकिन शरीर में काम करने वाले कारीगर नहीं है तो आपके शरीर में मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाएगा। तो आपको 3 प्रकार का खुराक चाहिए, एक ताकत वाला, दूसरा रिपेयरिंग वाला और तीसरा कारीगर शरीर में देते रहे। तो कहाँ से मिलेंगे, हम क्या खाते हैं, पत्ती, सब्जी, फल, सलाद, कंदमूल, अनाज, दाल और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो इसमें से कौन ताकत देगा, कौन रिपेयर करेगा और कौन कारीगर देंगे, ये बातें हमको सिंपली समझ लेनी है। तो इसका सिंपल सा नियम है, आप जो खा रहे हो उसको पानी में डालिए। पानी में डालोगे, जो खुराक खाते हो उसको पानी में डालो। पानी में डालने से क्या होगा, या तो तैरेगा या तो बैठ जाएगा। जो पानी में तैरता है वो सारा न्यूट्रिशन देता है, और जो पानी में बैठ जाता है वो सारा कैलोरी देता है। जो ताकत देगा रिपेयर नहीं करेगा, रिपेयर करेगा ताकत नहीं देगा। अच्छा, क्या क्या तैरता है क्या डूबता है, देखो पत्ती, सब्जी और फल सारे पानी में तैरते हैं ज्यादातर, तो वो न्यूट्रिशन देते हैं। कंदमूल, अनाज, दाल और ड्राई फ्रूट्स वजनदार है, वो पानी में बैठ जाते हैं, वो शरीर में ताकत देते हैं, कैलोरी देते हैं। अच्छा, सालों से मनुष्य 2 चीज खाता है, हजारों साल से। सब्जी हम हल्की पानी में डालो तैरती है, क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, अनाज हम खाते हैं, गेहूं चावल क्यों खाते हैं, वजनदार है, शरीर को कैलोरी देती है, ताकत देती है। लेकिन हम एक गलती करते हैं, क्या करते हैं, देखो आप गोभी पत्ता या बैंगन ले आए, उसको काट दिया, काटी हुई गोभी पत्ता और बैंगन पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी, तैरेगी। इसका मतलब पोषक तत्व से भरी पड़ी है। आप ये खाओगे काटी हुई सब्जी तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन मिलेंगे। अब ये काटी हुई सब्जी को आपको खाना था, इसकी जगह आपने तड़का लगाया, गरम किया, उबाल दिया। अब पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी, बैठ जाएगी। अब जो पानी में बैठ जाएगी शरीर में क्या देगी, कैलोरी। तो आपने सब्जी खाई कैलोरी वाली, ताकत वाली, और रोटी खाई ताकत वाली, रिपेयरिंग वाला कोई सामान ही नहीं खा रहे हो। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है, मनुष्य ऐसा होता है जो न्यूट्रिशन वाला खुराक जो है उसको पका पका के खाता है, इसके लिए शरीर में रिपेयरिंग का सामान नहीं मिलता है। अच्छा, अब सब्जी और पत्तियों में हल्का क्या होता है, पत्ती। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा न्यूट्रिशन सब्जियों में नहीं मिलते हैं, पत्तियों में मिलता है, हरी पत्तियों में। आप गूगल में सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो हरी पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन होते हैं इतने दुनिया के कोई खुराक में नहीं होते हैं। तो हमको सब्जी के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, पत्तियों के ही पैसे खर्च करने चाहिए। तो आप जब पत्ती लाते हो उसको, उसकी चटनी बनाओ, इसके टेस्टी जूस बनाइए। पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम का पत्ता, जो भी जो भी पत्ती मिल जाए वो ले आओ। तो पत्ती सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली है, इससे वजन वाली है सब्जी, फल। तो सब्जी और फल में ज्यादा कैलोरी होती है पत्तियों के हिसाब से, और न्यूट्रिशन कम होते हैं। फल और सब्जी से ज्यादा वजन वाले है थे कंदमूल। तो कंदमूल में ज्यादा ताकत होती है फल के हिसाब से, सब्जियों के हिसाब से, और न्यूट्रिशन कम होते हैं। कंदमूल से ज्यादा वजन वाले होते हैं अनाज और दाल। तो अनाज और दाल में ज्यादा ताकत होती है कंदमूल के हिसाब से, और न्यूट्रिशन कम होते हैं। और सबसे ज्यादा वजन वाला होता है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट सिर्फ कैलोरी ही देता है, उसमें न्यूट्रिशन के नाम कुछ नहीं होता है।
तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के लिए पत्ती ही आवश्यक है और वही सबसे ज्यादा खानी चाहिए। तो सब्जी को पका के खाने से न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब पत्तियों में कितने न्यूट्रिशन होते हैं आप गूगल पे चेक कर लेना। सहजन की पत्ती है, गेहूं के जवारे है और मीठे नीम के पत्ते हैं, ये सब, और अल्फा अल्फा जिसको रजका बोलते हैं, मेथी पत्ता जैसा, मेथी के पत्ते भी ज्यादा न्यूट्रिशन वाले होते हैं। तो ऐसे सारी पत्ती आप लेके आइए। अब न्यूट्रिशन पत्तियों से मिल जाते हैं, पत्तियों के जूस निकाल के पी लीजिए आप, टेस्टी बनाइए, खट्टा तीखा मीठा। हाँ, तो आप हरी पत्तियों का जूस पिया करो। मुंह की लार के साथ जाना चाहिए, सलाइवा भी साथ में जाना चाहिए। अब कारीगर चाहिए शरीर को। न्यूट्रिशन तो मिल गया, रिपेयरिंग का सामान मिल गया पत्तियों से, कारीगर कहाँ से मिलेंगे? तो कारीगर के लिए कुदरत ने व्यवस्था करके रखी है। आप जब हरी पत्ती का रस पीते हो तो उसका हरा रंग, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्लोरोफिल शरीर में जाता है। वो क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, बीच में सेंटर में Mg एटम है। तो ये मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। लेकिन वही क्लोरोफिल शरीर में जाता है तो मैग्नीशियम रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह आयन आ जाता है। तो मैग्नीशियम हरे रंग का होता है, आयन लाल रंग का होता है। तो वो इंटरचेंज होने के बाद वो क्लोरोफिल लाल रंग का बन जाता है शरीर में जाने के बाद, जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो अब ये कारीगर के तौर में कैसे काम करते हैं, तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो पत्तियों में जब क्लोरोफिल होता है तो वो सूर्य का प्रकाश यानी कि अग्नि तत्व लेता है, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन का जल लेता है और जमीन का खाद लेता है। यानी कि अग्नि, वायु, जल और भूमि 4 तत्व इकट्ठा करता है, खुराक बनाता है पत्तियों में। वही पत्तियों में खुराक बनने के बाद नए पत्ते आते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, वनस्पति का विकास होता है। तो हमारा खुराक तैयार करने की जिम्मेदारी भगवान ने क्लोरोफिल को दी है, शाकाहारी प्राणी का खुराक। अब ये क्लोरोफिल पत्तियों के साथ शाकाहारी प्राणी के शरीर में जाता है। जब वो शरीर में जाता है तब वो मैग्नीशियम की जगह आयन आ जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है। और वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, खुराक में से अग्नि, वायु, जल और भूमि और आकाश, ये पांचों तत्वों को रिलीज करने का काम करता है। आप बड़ी साइज का खरबूजा लाओगे तो जगह रोकेगा, ये जो जगह रोकता है वो आकाश तत्व है। तो पत्तियों में अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश 5 तत्वों से खुराक बनाता है क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल शरीर में आता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है और खुराक में से अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश पांचों तत्वों को रिलीज करने का काम करता है। बस यही बात आपको याद रखनी है। शाकाहारी प्राणी के शरीर के 5 तत्वों को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी भगवान ने नेचुरल हीमोग्लोबिन को दी हुई है। और वो नेचुरल हीमोग्लोबिन कहाँ से बनता है, जब हरी पत्ती खाते हैं तब। आप जब हरी पत्ती नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का हीमोग्लोबिन नेचुरल नहीं होता है, तो पंच तत्व का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है और शरीर में सिस्टम्स वर्किंग में रहती नहीं है, खराब बनती रहती है और फिर शरीर में अलग अलग बीमारियां आती जाती है। तो ये बीमारियों से बाहर निकलने के लिए आपका नेचुरल खून बनाना जरूरी है, हीमोग्लोबिन, और उसके लिए पत्तियों का रस पीना आवश्यक है, उसको गर्म करना नहीं है। आप गर्म करोगे तो क्लोरोफिल का एटॉमिक स्ट्रक्चर टूट फूट हो जाएगा और वही टूटा हुआ स्ट्रक्चर शरीर में जाएगा तो टूटा फूटा हुआ हीमोग्लोबिन बनेगा, लूला लंगड़ा बनेगा और लूला लंगड़ा बनेगा तो वो कारीगर के रूप में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आपको हरी पत्ती हर रोज खुराक में शामिल करनी है। इसके अलावा आपको क्या खाना है, तो आपका खुराक जो है वो आधा कच्चा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चा खुराक अल्कलाइन होता है। शाकाहारी प्राणी का खून जो होता है वो अल्कलाइन रहना चाहिए, एसिड नहीं रहना चाहिए। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो एसिड बनेगा, एसिड से बचो, इसके लिए आपको आधा कच्चा खाना चाहिए। तो आप जब भी खाना बैठो तो आधा कच्चा खा लीजिए, अल्कलाइन खुराक खा लीजिए, फिर बाद में पकाया खाओ। तो जो लोग बीमार नहीं है वो आधा कच्चा खाए, आधा पकाया खाए, हरी पत्ती के साथ खाते रहे, तो शरीर में समस्या है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी, नई बीमारी आएगी नहीं। जो लोग बीमार है वो 75% कच्चा खाए और 25% ही पकाया खाए। इसके लिए दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहे, रात को एक टाइम पकाया खाए। बस इतनी बात का ध्यान रखना है। नेचुरल, सीजनल और ओरिजिनल चीजें खानी है। हर सीजन की चीज सबसे ज्यादा खाओ, बिना सीजन वाली चीजें कम खाइए, क्योंकि सीजन की जो चीज कुदरत पैदा करती है वो सीजन की एटमॉस्फेयर को मेंटेन, हमारी बॉडी को सूट हो जाए ऐसा हमारे शरीर को तैयार करने के लिए करता है। तो पत्तियों में सबसे अच्छे गेहूं के जवार, गदब यानी रजका जिसको अल्फा अल्फा बोलते हैं, सहजन, मेथी, पालक, पुदीना, धनिया, ये सारी पत्तियां अच्छी है। ठीक है। जब आप पकाते हो
तो वो एसिडिक बन जाता है। जब कच्चा खाते हो तो अल्कलाइन रहता है। एसिड खाने के बाद शरीर कैसा हो जाता है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और अल्कलाइन खुराक खाने वाले का शरीर एकदम परफेक्ट शेप साइज में रहता है। अब आप जो स्वाद खाते हो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो आप हमारा लास्ट टॉपिक है, वो भी आप देख लेते हैं। जब आप कोई मीठी चीज खाते हो तो मीठी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का काम है शरीर में ताकत देना। तो आप मीठी चीज खाते हो तो वो शरीर में ताकत देती है और रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करती है। ज्यादा मीठी चीज खाओगे तो आपके शरीर में कफ बन जाता है। ठीक है, तो जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो मीठे फल ना खाए, इसकी जगह शहद या तो खजूर जैसी मीठी चीजें खाए, वो कफ नहीं करेगा। मीठी चीज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ स्वाद में मीठे वो नहीं है, आप अनाज खाते हो तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से वजन बढ़ता है। जिसका वजन कम करना है उसको कार्बोहाइड्रेट्स या मीठी चीजें कम खाने के लिए बोलो। खट्टी चीज क्या करती है, खट्टी चीज नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयरिंग का काम करती है। खट्टी का एक ही काम है, शरीर में से कचरा निकालना। आपके शरीर में जहां जहां कचरा इकट्ठा हो चुका है उसको तोड़ के बाहर निकालने का काम खट्टे फल करेंगे। तो आप खट्टे फल खाते रहिए, शरीर का कचरा निकल जाएगा। मान लो आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, आपके किडनी में स्टोन है, तो आप 2-3 दिन नींबू पानी पे रहिए, आपके किडनी का स्टोन 5 mm तक का स्टोन 3 ही दिन में पिघल के निकल जाएगा। तो शरीर में जहां जहां कचरा है उसको तोड़ के निकालने का काम खट्टे फल करेंगे। खट्टे फल में नींबू आपकी चर्बी निकालेगा, आंवला आपके शरीर का ओवरऑल क्लींजिंग करेगा, और आपके शरीर में जो टिश्यू और सेल है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड का टॉक्सिन चला जाता है वो आंवला नहीं निकाल पाता है। तो वहां आपके लिए खट्टा फल चाहिए, हिमालयन बेरी, जिसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न बोलते हैं, जो लद्दाख में होता है। तो वो हिमालयन बेरी शरीर के टिश्यू और सेल के अंदर घुसा हुआ कचरा, टॉक्सिन, पेस्टिसाइड्स को तोड़ के निकालने का काम करता है। तो अलग अलग खट्टी चीज अलग अलग काम करती है। अच्छा, जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, और तो पकाया खुराक शरीर में जाता है, खून में गंदगी करने वाले बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाते हैं खून में। और जब खट्टा खाता है तीनों टाइम पकाया खाने वाला, तो उसके शरीर में खट्टा खुराक कचरा निकालता है, वो कचरा खून में आता है, खून में कचरा बढ़ जाता है। वो बैक्टीरिया जो गंदगी करने वाले वो कचरा खाते हैं, वायु पैदा करते हैं, तो खून में वायु बढ़ता है, जिसको वायु प्रकृति बोलते हैं। फिर खट्टा खाने से घुटनों में या जोड़ों में दर्द बढ़ता है, सूजन आ जाती है। तो ये वायु प्रकृति के सिम्टम्स है। जो लोग कच्चा खाते हैं उसको वायु प्रकृति नुकसान नहीं करती है, प्रकृति होती ही नहीं है। तीनों टाइम पकाया खाने वाले को ही वायु प्रकृति हो जाती है खट्टा खाने के बाद। खट्टे का काम है वजन कम करना। जिसका वजन कम करना है उसको बोलो खट्टे फल खाते रहे, हर रोज का 1 किलो वजन कम कर सकते हैं पूरे दिन खट्टे फल पे रहने से। अच्छा, तीखा चीज क्या करता है, तीखा नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, नहीं सफाई काम करती है। तीखे का एक ही काम है, मुंह में आता है, मुंह के लाल ग्रंथि को जलाती है, और जलन से बचने के लिए लाल ग्रंथि पानी छोड़ती है। यानी तीखा चीज हमारे मुंह में पानी लाने का ही काम करती है, इसका और कोई काम नहीं है। हम तीखी चीज का उपयोग वायरस कंट्रोल करने के लिए करते हैं, लेकिन वो गलत है। जब आप तीखे रस पीते हो तो आपके मुंह में चांदी पड़ जाती है, आपके जठर में अल्सर हो जाते हैं। तो तीखा रस पी के कभी वायरस को कंट्रोल करना नहीं चाहिए। वायरस बढ़ गया है इसका मतलब आपके खून में कचरा बढ़ गया है, आपको पूरा 1 दिन उपवास ही करना है और कुछ करना नहीं है। खाना छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाओगे। तो तीखी चीज का उपयोग मत कीजिए, नहीं तो अल्सर जैसी पित्त प्रकृति बढ़ा देती है। ठीक है। और कड़वी क्या करती है, कड़वी नहीं ताकत देती है, नहीं रिपेयर करती है, नहीं सफाई काम करती है, और नहीं मुंह में पानी लाती है। कड़वी का काम होता है सिर्फ वायरस को मारना। डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू या कोरोना, कोई भी वायरस शुरुआत के सिम्टम्स आपको आ जाते हैं, आप कड़वे पपीते का पान, एक जेरोक्स पेपर जितनी पपीते का पान ले आइए, उसका एक पत्ते का जेरोक्स पेपर जितनी पत्ते का रस सुबह में निकाल लीजिए, सुबह में पी लीजिए, शाम को पी लीजिए। दूसरे दिन सुबह, दूसरे दिन शाम को 2 दिन 4 पत्तियों का रस पी लीजिए। तीसरे दिन आप चेक करोगे तो आपके शरीर के किसी भी बीमारी के वायरस खत्म हो जाएंगे। तो एक कड़वा रस जो होता है वो वायरस मारने का काम करता है, लेकिन कड़वा पीने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप पकाया खाओगे तो ये कड़वे रस पीने की नौबत आएगी, आप पकाया 50% से कम खाओगे तो कड़वे रस पीने की नौबत ही नहीं आएगी। और बीमारी में जो लोग बीमार है वो लोग डेयरी प्रोडक्ट में दूध, चाय, कॉफी छोड़ दे, उसकी आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट में खाने लायक सिर्फ दही और मक्खन,
ये 2 ही चीज खा सकते हैं, और वो भी देसी गाय का दही और मक्खन खा सकते हैं। दूध नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूध बच्चों के लिए है। बच्चे जब दूध पीते हैं तो वो दूध स्टमक में जाने के बाद इमीडिएट ही दही में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हो। मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको आप दूध पिलाओ, अब उन्होंने दूध पी लिया और उनके पेट में मान लो गड़बड़ी है, तो वो वॉमिट करेगा। तो वॉमिट करेगा न, तो वो दूध फटा हुआ फोदे बाहर निकलेंगे, दही होके बाहर निकलेगा। तुरंत पिया है तो भी दही बन के निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि हर प्राणी के स्टमक में जब दूध जाता है तो तुरंत वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये दही में कन्वर्जन करने की जो प्रोसेस है वो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। फिर जब बड़ा व्यक्ति दूध पीता है, पेट में गड़बड़ी है और वॉमिट करता है, तो वो दूध ही निकलता है, कभी दही होके नहीं निकलता है। तो ये छोटी बात आपको याद रखनी है। तो जो लोग बीमार है उसको बोलो दूध, चाय, कॉफी छोड़ दे, उसकी आधी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। दही और मक्खन ही खाया जा सकता है। बाकी डेयरी प्रोडक्ट में घी भी नहीं खाना चाहिए हमारे हिसाब से। और जंतुनाशक को आप गर्म करोगे इतना और नुकसान करेगा। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है। क्यों? क्योंकि पंजाब के खेडूत पूरे देश की पेस्टिसाइड का 18 से 20% पेस्टिसाइड अपने खेतों में डालते हैं। वो खेतों में पकाया हुआ खुराक गर्म कर करके खा रहे हैं, इसीलिए मनुष्य लोगों को कैंसर हो रहा है। लेकिन वही पेस्टिसाइड वाला घास खाने वाली पंजाब के गांवों में रहने वाली गाय भैंसों को कैंसर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खा रहे हैं, बिना पकाया खा रहा है, इसीलिए उसको कैंसर नहीं हो रहा है। तो एक कैंसर से बचने के लिए भी आप लोग पंजाब से जुड़े हुए हो, तो लोगों को ये बताइए कि कैंसर से बचने के लिए भी कोई सब्जी को गर्म करके उबाल के मत खाओ, जो भी है वो कच्चा ही खा लीजिए। तो वो पेस्टिसाइड शरीर में जाके नुकसान नहीं करेंगे। ये पेस्टिसाइड्स को हम हरामी मनुष्य मानते हैं, हरामी लोग मानते हैं। आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी के नाके में कोई हरामी व्यक्ति रहता है, तो क्या आप आते जाते उसको गर्म करोगे? क्या नहीं करोगे, और करोगे तो मार खाना पड़ेगा। तो ये पेस्टिसाइड्स को आप गर्म कर करके खाओगे तो अंदर जाके आपको मारेगा, कैंसर करेगा। इससे बचने के लिए भी उसको गर्म मत करो। तो सिर्फ अनाज ही गर्म करके खाना चाहिए, बाकी सब्जी को कच्ची पक्की ही खानी चाहिए, उसको कुकर में नहीं बनानी चाहिए। और लास्ट में आपको जो खुराक खाना है, जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। इसके लिए खुराक खाने के बाद कोई अच्छा मुखवास मुंह में रख दो और सलाइवा बना बना के पेट में डालिए। सबसे अच्छा सूरजमुखी का बीज है, दूसरा नंबर है पंपकिन का बीज, तीसरा नंबर है खजूर और इमली के दाने। ये चारों चीज आपके मुंह में सलाइवा पैदा करने के लिए अद्भुत काम में आएगी। तो ये चार्ट आपको मैंने बता दिया। आपकी आंतों की सफाई कैसे करनी है, खून की सफाई कैसे करनी है, आपका खुराक कितने प्रकार का होना चाहिए, कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी बातें टॉपिक मैंने आपको 8 टॉपिक मैंने पूरे कर लिए हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको सवाल जवाब भी लेने हैं। तो ये चित्र जो है ये सारी टॉपिक्स बता देता है। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात है, पंचामृत आप याद रखिए। बीमारी क्यों आती है? तो तीनों टाइम बिना चबाया पकाया खाने से और सामने मजदूरी नहीं करने से बीमारी आती है। जब आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करते हो, चबा चबा के खाते हो, अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाते हो, तो शरीर में बीमारी आती नहीं है, पोषक तत्वों की पूर्तता होती रहती है। और बीमारी जाती है उपवास से, कचरा निकालने से, इसके और पोषक तत्व देने से। तो पोषक तत्व पत्तियों से मिलेंगे, कारीगर पत्तियों से मिल जाएंगे। और बीमारी से बचने के लिए आंतों की सफाई करते रहिए, एनिमा लेते रहिए, चबा के खाते रहिए, पोषक तत्व देते रहिए। और बीमारी में आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, तो आप लंबी आयु तक जी पाओगे बिना बीमारी से। मेरी यूट्यूब की चैनल है, ये चैनल का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हो। वहां मेरे करीब कोरोना काल के 500 से ज्यादा वीडियो मैंने हर रोज एक दिन बनाया था और अपलोड किया हुआ है। आधी से ज्यादा हिंदी में वीडियो है और योगाहर का पूरा कोर्स का पूरा प्ले लिस्ट है। ये प्ले लिस्ट में मेरे काफी वीडियो रखे हुए हैं। आप एक एक वीडियो हर रोज देखिए, आपको बहुत डिटेल में छोटी छोटी बातों का नॉलेज मिल जाएगा। और ये तद्दन फ्री है, आप नॉलेज ले लीजिए। आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आपके क्लास में आने वाले साधकों को आप अच्छी बातें बता पाओगे। और साधक जब अच्छी बातें सुनेगा तो उसकी फैमिली को ठीक रख पाएगा, और फैमिली अच्छी हो जाएगी तो धीरे धीरे करके
हमारा देश ठीक हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो नॉलेज पाए हैं उसको सब लोगों को पहुंचाना, वो हमारी बेसिक और धर्म की जिम्मेदारी हमारे धर्म ने दी हुई है। तो अभी हमारा लेक्चर यहाँ खत्म हो जाता है। आप सवाल जवाब भी कर सकते हो। हमारा अहमदाबाद में सेंटर है, वहाँ फ्री मार्गदर्शन हम देते हैं। तो ये हमारा एड्रेस वहाँ अहमदाबाद का है। मेरा नंबर भी आप नोट करके रख सकते हो। और लास्ट में मैंने आपको बोला कि मैं ग्रीन डॉक्टर अपने आप को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर हमारे शरीर का कितना काम का है, मैंने यहाँ आपको बेसिक नॉलेज बताया। हरी पत्ती ही शाकाहारी प्राणी के लिए उत्तम है, वही शरीर में नेचुरल हीमोग्लोबिन और नेचुरल न्यूट्रिशन दे पाता है। तो इससे ही हम बच पाएंगे। तो हम योगी है, हम योग टीचर है, तो हमको अपने आप को ग्रीन डॉक्टर ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये रेड कलर वाले डेंजर वाले हैं, हम ग्रीन वाले हैं, और ग्रीन कलर खिला के ही लोगों को ठीक कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। Thank you, sir. Wow, thank you so much, Rajesh sir. Every minute of your session was so knowledgeable. मतलब इतनी वास्ट नॉलेज है आपकी योगा आहार के ऊपर, जिससे हमें पता ही आजकल जितनी भी बीमारियां हैं उसका कारण कहीं ना कहीं 90% तक हमारा खान पान ही है। तो आपने बताया, काफी सारी चीजें मैंने नोट डाउन भी की है, जैसे किस तरह हमें खाने को चबा चबा के खाना चाहिए जिससे कि हमारा खाना अच्छे से पच पाए, और ओवर कुकिंग नहीं करनी है कहीं ना कहीं हमें खाने की, तो उससे वो पॉइजन बन जाता है कहीं ना कहीं। और आपने बताया कि रोगों का कारण कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कचरा जमा होने के कारण होता है। यानी जैसे किडनी में अगर कचरा रह जाता है तो वो स्टोन का रूप ले लेता है, पैनक्रियाज में अगर है तो डायबिटीज का रूप ले लेता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताकर आपने स्टूडेंट्स को अवेयर किया है, जिससे वो ना केवल योगाभ्यास करें और कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अच्छी डाइट, एक अच्छे न्यूट्रिशन को भी अपनाएं। तो हमारा मन तो था कि ये सेशन चलता रहे, बट टाइम के अभाव के कारण हमें इसको यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चन हो आप उसको नोट डाउन कर ले। मैं व्हाट्सएप में जो सर का नंबर है आपके साथ शेयर करूंगी, और आप कभी भी सर से जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं योगा, न्यूट्रिशन या डाइट के ऊपर। जो भी आपका क्वेश्चन है, सर इज देयर टू हेल्प यू। सर का इस फील्ड में काफी अच्छा नॉलेज है, जैसे कि आपने सेशन में देखा है। तो एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर थ्रू आउट दी फेसबुक जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनको आपने अवेयर किया है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आप सबका भी आभार। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, थोड़ी देर दे सकते हैं। जी सर। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम मीटिंग बंद करने वाले हैं, अब दूसरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स, एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।